ईथन उन लड़कों में से था जिस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है क्योंकि वो बहुत होशियार था। वो लोगों में कहीं खो सा जाता था, फिर चाहे वो स्कूल हो या घर। हमारे साथ पढ़ रहे बच्चों को उसके बारे में पता भी नहीं था और उसके पेरेंट्स भी कुछ खास मदद नहीं कर रहे थे। वो उसके साथ ऐसा बर्ताव करते थे जैसे वो घर में रहता ही ना हो। लेकिन मैं ईथन को जानता था। मैं उसका इकलौता दोस्त था। प्रॉम की उस रात ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। ईथन ने बहुत हिम्मत जुटाकर सहरा से उसके साथ प्रॉम पर चलने के लिए पूछा। वो खूबसूरत थी और दोनों ही काफी सालों से एक क्लास में पढ़ रहे थे और वह सहरा को बहुत पसंद करता था। उसने बहुत बड़ा कदम उठाया था, वो ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो अपने इस अकेलेपन को अब दूर करना चाहता था। सहरा ने उसके मुंह पर हंस दिया। उसने सबके सामने बुरी तरह बेइज्जत करके उससे ना कहा। मैंने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन ईथन पहले से ही खुद को अंधेरे में ढकेल चुका था। उसके कई बार टीचर्स ने सहरा को दूर से घूरते हुए देखा था। एक दिन अचानक उसने क्लास में खुद से बातें करना शुरू कर दिया और तब तक इस बात का एहसास नहीं किया जब तक कि उसे बच्चों ने बताया नहीं। एक बार उसकी मॉम ने शिकायत की कि वो घंटों अपने बचपन के खिलौने से बातें करता रहता था और उसके डैड को उसकी हालत से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ बाहर रहते थे। मुझे उसकी हरकतों पर नजर रखनी चाहिए थी, कुछ करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। प्रॉम की रात जब मैं स्कूल पहुंचा तो ईथन वहां नहीं था। मुझे लगा कि सारा के साथ जो हुआ उसके बाद उसे आने में शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। हॉल को स्ट्रीमर और गुब्बारों से सजाया गया था, ठीक एक टिपिकल और सस्ते हाई स्कूल डांस के उत्सव की तरह। सभी लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे और मैं अपनी डेट जेना को इम्प्रेस करने के लिए फालतू जोक सुना रहा था। लेकिन ना चाहते हुए भी मैं इस एहसास को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। मुझे वहां पहुंचे हुए करीब 1 घंटा हुआ था जब लॉकडाउन का अलार्म बजने लगा। लाइट्स झिलमिलाने लगी और हम अंधेरे में डूब गए। सभी लोगों में घबराहट बढ़ गई। हैरान परेशान होकर सब चिल्लाने लगे। पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे लगा कि इन सब के पीछे ईथन का हाथ है। हॉल का दरवाजा जोर से खुला और वो वहां खड़ा था, चेहरे पर नफरत ली। दरवाजे के बीचों बीच जोकर का मास्क पहनकर उसके हाथ में अपने डैड की 2 बंदूकें थी जो वो शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे। वो बहुत ही आराम से अंदर आया जैसे वो किसी मिशन पर हो। ईथन, ऐसा मत, अब ये सब मुझे देखेंगे, इन सबको मेरा नाम याद रहेगा। जैसे उसने अपनी पहली गोली चलाई, हॉल में चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। उसने माइक नाम के लड़के के सीने में गोली चलाई। जमीन पर खून फैल गया और हर तरफ तहलका मच गया, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। ईथन ने दरवाजा बंद कर दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ अपने दोस्त को एक शैतान में बदलते हुए देख रहा था। वो अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए अपने प्लान के तहत आगे बढ़ा। अगली गोली उसने रेचल पर चलाई, वो चीयर लीडर जिसने पिछले साल उसके वजन का मजाक बनाया था और अब उसका बेजान शरीर जमीन पर पड़ा था। वो पीछे मुड़ा और उसने मिस्टर थॉमसन, हमारे मैथ्स टीचर, पर गोली चला दी क्योंकि वो कुछ बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। गोली उनके कंधे पर जाकर लगी। वो दर्द से करहाते हुए गिर गए। वो बेजान से शरीर के साथ पड़े रहे। ईथन, रुक जाओ प्लीज, ये तुम नहीं हो। मेरी आवाज शोर शराबे में दब गई। ईथन ने मुझे नहीं सुना और ना ही उसे फर्क पड़ता था। उन आवाजों से बात करता रहा जिन्हें सिर्फ वो सुन सकता था। अपने किए की वजह बता रहा था। ये जताता कि पहले इन्होंने उसके साथ गलत किया था। मैंने सारा को एक टेबल के नीचे दुबक कर बैठे हुए देखा, रोते हुए, और मैं जानता था कि वो तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि वो सहरा को नहीं ढूंढ लेता। मैं डरे हुए लोगों के बीच से निकलकर ईथन तक पहुंचा। मैं जितना पास जाता रहा उतना ही साफ मुझे उसकी आंखों में पागलपन दिखने लगा। ये वो ईथन नहीं था जिसे मैं जानता था। ये बिल्कुल बदल चुका था। उसके दिमाग में जो भी शैतान था उन्होंने उस पर काबू पा लिया था। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि किसी ने 911 पर फोन कर दिया हो। ईथन, मैं हूं जेरेमी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, जाने दो इन सबको। वो पीछे मुड़ा और एक पल के लिए मुझे लगा कि वो जान गया है, लेकिन उसका चेहरे के भाव फौरन बदल गए। उसने अपनी बंदूक उठाई और मुझे अपनी साइड पर तेज दर्द का एहसास हुआ। गोली मेरे आर पार हो गई थी। मैं जमीन पर गिर गया। मैंने अपने घाव को कसकर पकड़ लिया। दुनिया मेरे सामने घूम रही थी। अब तुम सब लोग मुझे याद रखोगे। उसने अपना आतंक जारी रखा। पूरे हॉल में चिल्लाने, गोली चलाने और रोने की आवाज गूंज रही थी। लाशें इधर उधर पड़ी थी। जमीन पर खून बिखरा हुआ था। मंजर भयानक था, लेकिन आखिरकार पुलिस आई और इस आतंक को खत्म कर दिया गया। उन्होंने एक ही गोली में उसे ढेर कर दिया। मैं बेबस और लाचार होकर वहीं पड़ा रहा और मेरी आंखों के सामने वो ईथन का शरीर को हॉल से बाहर ले गए। हॉल किसी कसाई खाने से कम नहीं लग रही थी। 13 लोग मारे गए और 26 घायल हुए। मैं बच गया, लेकिन ईथन की आंखों में शैतान और अपना साथियों के चीखें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने आते हुए नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। एक पल हम मैदान पर अपने बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे।
और अगले ही पल हम एक बुरे सपने में डूब गए। मैं किनारे में खड़ा था। शेरवुड कॉन्वेंट सॉकर टीम के कोच के रूप में ये मेरा दूसरा साल था। सूरज तेज था और गर्मी से दिन खींच रहे थे। पेरेंट्स आपस में हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और चिल्लाकर प्रोत्साहन कर रहे थे। फुटबॉल के मैदान में ये एक और शनिवार का दिन था। मेरी टीम अपने अगले बड़े टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी और मुझे रोस्टर तय करना था। हर कोई पहले 11 खिलाड़ियों में शामिल नहीं हो रहा था। मेरा काम सबसे बेहतर खिलाड़ी को चुनने का था। डोनाल्ड भीड़ में सबसे अलग खड़ा था। लंबा, चौड़े कंधे, उसका चेहरे पर हमेशा उदासी बनी रहती थी। जैसे कि मैंने सुना था, वो अपने समय में खुद भी फुटबॉल का खिलाड़ी रह चुका था। हर कोई उसे गुस्से वाले पिता के रूप में जानता था। उसका बेटा बिली खेल में अच्छा था, लेकिन अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा था। मैं जानता था कि मुश्किल बातचीत होगी, इसलिए जब मैं चुनाव करता हूं और बिली को एक्स्ट्रा में रुकने के लिए रखता हूं, तो वो गुस्से में मेरे पास आया। ये क्या बकवास है कोच? बिली स्टार्टिंग टीम में क्यों नहीं है? वो एक अच्छा खिलाड़ी है डोनाल्ड, लेकिन अभी वो तैयार नहीं है। तुम्हारा मुकाबला एक मुश्किल टीम के साथ है। उसने इसे अच्छे से नहीं लिया। उसका चेहरा लाल हो गया। वो मुझ पर चिल्लाने लगा। वो मुझे गालियां देने लगा। तुम्हें लगता है कि तुम सबको जानते हो, है ना? मेरा बेटा तुम्हारी टीम के आधे लड़कों से ज्यादा अच्छा खेलता है। बाकी पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया। उन्होंने उसे शांत करने की कोशिश की और ये बताया कि ये सिर्फ एक गेम है, लेकिन डोनाल्ड सुन ही नहीं रहा था। उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और वो मुझे उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। आखिरकार उसने जूतों पर थूका, बिली का हाथ पकड़ा और वहां से गुस्से में ले गया। मुझे लगा कि ये तमाशा यहीं खत्म हो गया, लेकिन मैं गलत था, बहुत गलत। कुछ मिनट बीत गए या फिर शायद आधा घंटा। मैंने पार्किंग लॉट से एक चीख आते हुए सुनी। मैं बिल्कुल समय पर मुड़ गया और मैंने देखा कि डोनाल्ड हमारी तरफ आ रहा था, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं था। उसने एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल हाथ में पकड़ी हुई थी। उसकी आंखें बड़ी थी और चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। ये मेरे बेटे के लिए। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह उसका अपमान कर सकते हो, मेरा अपमान कर सकते हो? वो दूर से ही चिल्लाते हुए आया। घबराहट का माहौल बन गया। पेरेंट्स इधर उधर भागने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे और मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। उसने गोली चलाई। मुझे अपने पैर में तेज दर्द महसूस हुआ और मैं जमीन पर गिर गया। मेरी टांग खून से भर गई, लेकिन मैं इस दर्द के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। मैं अपने घायल पैर को घसीटते हुए पास में किसी छिपने वाली जगह की ओर बढ़ गया। मेरे आसपास भगदड़ का माहौल था। लोग भाग रहे थे, लाशें गिर रही थी, आतंक की चीखें सुनाई दे रही थी। डोनाल्ड हर जगह गोलियां बरसा रहा था। मैं रेती स्टैंड पर पहुंचा और हाँफते हुए उसके पीछे छिप गया। मेरी आंखें धुंधली हो गई, लेकिन मैं बेहोश नहीं हो सकता था। मुझे जिंदा रहना था। मैंने कोने से झांक कर यह जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है। वो करीब था, बहुत करीब था। डोनाल्ड बस पागलों की तरह हर जगह गोलियां बरसा रहा था। उन्होंने मेरा सपना छीन लिया। मैं बेटे का सपना छीनने नहीं दूंगा। उसकी आवाज में गुस्सा और पागलपन था। उसने एक पेरेंट को पकड़ा जिन्होंने पहले मेरा समर्थन में बात की थी। उनके सर पर बंदूक तानकर उसने उसे घुटनों के बल बैठा दिया। बेचारा आदमी रो रो कर डोनाल्ड को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन डोनाल्ड ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने ट्रिगर दबाया और गोली उस आदमी के सर के आर पार हो गई। उस आदमी का शरीर लड़खड़ाया और आखिरकार वो जाकर जमीन पर गिर गया। उसने मुझे ढूंढ लिया और फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं बजरी पर उसके जूतों की आवाज, एक मिशन पर निकले आदमी की भारी सांसें सुन सकता था। डोनाल्ड रुको, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। बिली के बारे में सोचो तुम। मैं बेताब था। उसे कुछ भी कहकर रोकने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन वो मुझे नहीं सुन रहा था। उसने अपनी बंदूक उठाई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अंत के बारे में सोचने लगा। एक गोली चली, लेकिन वो डोनाल्ड की तरफ से नहीं थी। एक पुलिस वाला अपने हथियार से डोनाल्ड पर निशाना साधते हुए आया। गोली डोनाल्ड के कंधे में लगी और वो घूम गया। घुटनों के बल गिरकर उसने अपनी राइफल गिरा दी। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। वो गिर गया। उसके अंदर लड़ने की शक्ति खत्म हो गई। पुलिस ने उसके पास से बंदूक हटाकर उसे निहत्था कर दिया और एरिया को सुरक्षित कर दिया। मैं वहीं पड़ा रहा। दर्द में पूरे शरीर में फैल चुका था। साथ ही साथ मैंने राहत की सांस ली। घायल हुए लोगों की देखभाल के लिए पैरामेडिक वहां पहुंचे। मुझे स्ट्रेचर पर लेटाया गया। दुनिया मेरे चारों ओर घूम रही थी। चेहरे धुंधले, आवाजें दबी हुई। बाहर निकलने से पहले जिसे मैंने आखिरी बार देखा वो बिली था। भीड़ में वो अकेला खड़ा था। उसके चेहरे से आंसू टपक रहे थे। उस दिन का डर मेरी आत्मा में छप गया। मैंने मौत का सामना किया था और जीवित निकल आया था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे जिंदगी भर के लिए जख्म मिल गए हैं। मैंने कभी भूतों पर विश्वास नहीं किया, भले ही मैं कब्रिस्तान के बगल में बने सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। पुरानी कथाओं में कहा गया है कि नन सूरज ढलने के बाद मैदान में घूमा करती थी। माना जाता है कि आत्माएं उन नन की थी जो
दशकों पहले आग में जलकर मर गई थी। कहा जाता था कि अगर वहां देर तक रुका जाए तो मदद की पुकार के साथ साथ उनकी प्रार्थनाएं भी सुनी जा सकती हैं। रोंगटे खड़ा देने वाली कहानियों के बाद भी मुझे कभी इसका अनुभव नहीं हुआ। उस मनहूस दिन तक शुक्रवार की दोपहर थी जब प्रिंसिपल ने लॉकडाउन की घोषणा की। बताया गया कि एक सीरियल किलर पास के मनोरोगी सुविधा से भाग गया और बाहर आजाद घूम रहा है। अधिकारियों ने सभी को अंदर रहने की सलाह दी और इसलिए हम अगली सूचना तक अंदर ही फंसे रहे। स्कूल आमतौर पर सूरज ढलने तक खाली हो जाता था, लेकिन उस दिन मैंने खुद को सबसे अजीब स्थिति में पाया। मैंने कुछ बच्चों के साथ अंदर बंद थी और हमारे कमरे की खिड़की से कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। आसमान में तेजी से अंधेरा छा गया और गलियारे में दम घुटने जैसा माहौल महसूस होने लगा। सभी बच्चे असेंबली हॉल में इकट्ठे हो गए। पहले तो वो घबराए हुए थे, लेकिन अब उन्हें डर लगने लगा था। मैंने उन्हें शांत रखने की कोशिश की, लेकिन मुझे खुद भी डर का एहसास था। प्रिंसिपल ने कुछ टीचर्स को स्कूल में चक्कर लगाकर ये देखने के लिए कहा कि क्या अभी भी कोई बच्चा बचा है। मैंने आगे बढ़कर कहा कि मैं भी जाना चाहूंगी और स्टोरेज से एक टॉर्च निकाल ली। लाइट्स जल रही थी, लेकिन फिर भी गलियारे में अजीब सा अंधेरा महसूस हुआ। जब मैं हॉलवे से गुजरी तो मेरे पैरों की आवाज गूंजने लगी। एक एक करके मैंने हर क्लासरूम चेक किया। खाली डेस्क, शांत बोर्ड, कुछ भी अजीब नहीं था, जब तक कि मैं रूम नंबर 212 में नहीं पहुंच गई। दरवाजा आवाज करते हुए खुला और मैं अचानक ठंड की चपेट में आ गई। मेरी सांसें मेरे सामने धुंधली हो गई। कमरा में अंधेरा था, टॉर्च की रोशनी के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही मैंने कमरे की छानबीन की, टॉर्च की रोशनी में जमीन पर कोई चीज दिखाई दी। मैं पास गई और हाँफने लगी। वो एक छोटा चांदी का क्रॉस लॉकेट था जो गहरे रंग के गीले पदार्थ में पड़ा हुआ था। खून? वो खून था? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं वापस जाने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे का तापमान गिर गया और मुझे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, ऐसे शब्द जिन्हें मैं समझ नहीं पाई। मैंने दरवाजे को झटका दिया, लेकिन वो हिला तक नहीं। मुझ में घबराहट बढ़ गई। मदद करो, कोई प्लीज मेरी मदद करो। कोई जवाब नहीं आया। सभी लोग दूर थे। फुसफुसाहट की आवाज बढ़ने लगी। अब उसके साथ साथ पैरों की आहट भी हो रही थी। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ। मंद रोशनी में मुझे वो दिखाई दी। दीवार पर परछाइयां झूल रही थी। नन के कपड़ों में 3 परछाइयां, उनके चेहरे सड़ी हुई त्वचा जैसे थे। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। उनकी आवाजें और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। मैं दरवाजे की तरफ भागी और लगातार हैंडल घुमाते हुए उसे खोलने की कोशिश करती रही। परछाइयां और करीब आ गई। उनकी प्रार्थना तेज हो गई। उनमें से एक मेरे पास आई और मुझे अचानक अपनी कमर पर ठंडे हाथ का एहसास हुआ। मैं चिल्लाई और झटक कर मैंने अपना हाथ मुक्त कर दिया, लेकिन इस जोर में मैंने जमीन पर गिर गई। मेरा सर एक डेस्क के किनारे से टकराया और मेरा सर में जोर का दर्द उठा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन मैं होश पे रहने के लिए लड़ती रही। आवाजें इतनी तेज थी कि कोई भी बहरा हो जाए, और वो परछाइयां मेरे सर पर आकर चढ़ गई। उनमें से एक मेरी तरफ झुकी। उसने सीधा मेरी आंखों में देखा और भ्रमित कर देने वाली फुसफुसाहट निकाली। उसने अपने काले सड़े हुए हाथ मेरी तरफ बढ़ाए, लेकिन फिर अचानक रुक गई, क्योंकि उसने मेरी गर्दन पर क्रॉस देख लिया। ये वो फैसला था जिसकी मुझे जरूरत थी। खुद को बचाने के लिए मैं रेंगती हुई दरवाजे की तरफ गई। मेरे हाथ में हैंडल आ गया और इस बार वो मुड़ गया। मैं अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए हॉलवे में भागी। फुसफुसाहट बंद हो गई, लेकिन ठंड बरकरार थी। मैं अपने खून से लथपथ सर को पकड़कर लड़खड़ाते हुए असेंबली हॉल में वापस आ गई। मिस जेंकिंस जो लैंग्वेज पढ़ाती हैं, उन्होंने ऊपर देखा और उनकी आंखें डर से बड़ी हो गई। कैरोलिन, क्या हुआ? हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। इसी वक्त हॉलवे की लाइट्स झिलमिलाई। जो हवा चल रही थी वो अचानक बंद हो गई और फिर अचानक पीछे खड़े बच्चे चिल्लाने लगे। सभी ने काले कपड़ों में नन की परछाई देखी थी। वो वहां कुछ सेकंड्स के लिए खड़ी हुई थी, फिर अचानक दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई और उसके बाद पिछले दरवाजे से गायब हो गई। हर तरफ भगदड़ मच गई। हमने बच्चों को इकट्ठा किया और एक झुंड बना लिया। हम एक साथ धीरे धीरे मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगे। लॉकडाउन अभी भी चल रहा था, लेकिन अंदर रहना ज्यादा खतरनाक था। जैसे ही हम बाहर के दरवाजे तक पहुंचे, हमने पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई देखी और एक पुलिसकर्मी हमारी तरफ चलते हुए आया। अब सभी शांत हो जाइए, हम आपको यहाँ से बाहर निकालने आए हैं। उन्होंने हमें बताया कि फरार अपराधी को स्कूल के काफी करीबी जगह से पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सभी लोग सुरक्षित हैं। हम सभी ने चैन की सांस ली। हम बाहर निकले। ठंडी रात की हवा चुभ रही थी, लेकिन उसने हमारा स्वागत किया। जब मैंने पीछे मुड़कर स्कूल की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे खाली खिड़कियां आंखों की तरह हमें निकलते हुए देख रही हैं। वो अब सिर्फ कहानियां नहीं लगती। उस रात के फौरन बाद मैंने सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल छोड़ दिया।